माना जाता है कि 1962 में हुई इंडो चाइना वॉर का मेजर रीजन भारत का दलाई लामा को रेफ्यूज देना था। और आज एक बार फिर भारत, चाइना और दलाई लामा फिर से सुर्खियों में है। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज हम इस वीडियो के अंदर यह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कैसे वापस दलाई लामा का नाम भारत और चाइना के बीच एक टसल का रीजन बन चुका है। रिसेंटली भारत के एक माउंटेनियर ग्रुप ने अरुणाचल के एक पीक को क्लाइंब किया जिसे अब तक क्लाइंब नहीं किया गया था और उसे 6th दलाई लामा के नाम पर नेम कर दिया, जिस पर चाइना ने आपत्ति जताई है क्योंकि चाइना अरुणाचल को अपना एक अहम हिस्सा मानता है। भारत पूरी तरीके से इस क्लेम को डिस्कार्ड करता है, नलीफाई करता है और अरुणाचल को एक इंटीग्रल पार्ट बताता है इंडिया का, जो कि अरुणाचल है भी। और अरुणाचल की जो जनजातियां हैं, अरुणाचल के जो लोग हैं, उनका पूरी तरीके से जो इंक्लिनेशन है वो भारत की तरफ है रेदर देन चाइना की तरफ। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस न्यूज को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। रिसेंटली एक टीम जिसे लीड कर रहे थे कर्नल रणवीर सिंह जामवाल, उन्होंने एक ऐसे पीक को क्लाइंब किया जिसे आज तक कोई नाम नहीं दिया गया था, जिसे आज तक कोई क्लाइंब नहीं कर पाया था। ये सारे क्लाइंबर्स एक इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते थे जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, निमस, जो किसके अंडर फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर फंक्शन करता है, मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर फंक्शन करता है। उन्होंने इस पीक को सैंगयांग ग्यात्सो पीक नाम दिया है, जो 6th दलाई लामा का नाम है। 6th दलाई लामा का नाम था रिंगजेंग सैंगयांग ग्यात्सो और उन्हीं के नाम पर इस पीक को नेम किया गया है। इसने चाइना की सेंसिटिविटीज को हर्ट कर दिया है और उन्होंने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत की तरह देखते हैं और उन्होंने इस रीजन को नाम दे रखा है जंगनान। वो अरुणाचल को किस नाम से जानते हैं? जंगनान नाम से जानते हैं। हर साल चाइना अपना एक नया टेरिटोरियल मैप निकालता है जिसमें वो अरुणाचल और लद्दाख की टेरिटरीज को अपने मैप में शो करने की कोशिश करता है और भारत इन क्लेम्स को पूरी तरीके से डिस्कार्ड करता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है, क्या यह रिलेशंस और बिगाड़ सकता है और भारत को आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए, हम एक नजर डालते हैं हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। अगर हमारी बाउंड्री डिस्प्यूट देखी जाए, इस इंफॉर्मेशन को समझने से पहले आप एक चीज समझने की कोशिश करिए। 1949 में पीआरसी बना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम कम्युनिस्ट चाइना बोलते हैं। 1947 में हम आजाद हुए, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया चाइना के अंदर। नेहरू जी की जो पॉलिसी थी चाइना को लेकर वो काफी फ्रेंडली थी। वो चाहते थे कि अगर हम फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करके रखेंगे, उनको ऐसा लगता था बीइंग एन आइडियलिस्टिक लीडर, तो शायद चाइना और इंडिया के बीच में कभी टसल्स देखने को नहीं मिलेंगी। 1949 में as soon as कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, तिब्बत का एनेक्सेशन किया जाता है और उस टाइम पे पूरी तरीके से तिब्बत भारत के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा था। लेकिन जब तिब्बत को एनेक्स कर लिया गया चाइना द्वारा, तो बॉर्डर शेयरिंग किसके बीच में होने लगी? इंडिया और चाइना के बीच में। 1954 में हमने एक पंचशील एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम आपने सुना ही होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। 5 प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से हैं? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स है, रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी है, म्यूचुअल बेनिफिट है, बेसिकली पीसफुल रिजोल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट्स का। ऐसे केस में एक कंडीशन थी, इस पंचशील एग्रीमेंट के साथ एक और चीज हुई, हमने तिब्बत के एनेक्सेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब एक चीज को नेहरूवियन ब्लंडर माना जाता है, वो ये है कि अगर आपने तिब्बत के एनेक्सेशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब आपका बॉर्डर अब किससे शेयर हो रहा है? चाइना के साथ शेयर हो रहा है। तो बिफोर एक्सेप्टिंग द एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत, इंडिया मस्ट हैव डन व्हाट? इंडिया को कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से बॉर्डर की बात करनी चाहिए थी, बॉर्डर इश्यूज जो है उन्हें रिजॉल्व करना चाहिए था। लेकिन बिना बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व किए आपने तिब्बत एनेक्सेशन एक्सेप्ट किया और पंचशील एग्रीमेंट साइन भी कर लिया, जिसका खामियाजा हमें 1962 में देखने को मिल रहा है। अब उस पर्सपेक्टिव को 1962 वॉर में अक्साई चीन का एनेक्सेशन हुआ, एक भारत का मेजर हिस्सा चाइना ने कैप्चर कर लिया, एनेक्स कर लिया। और उसके बाद अगर आज की डेट में भारत और चाइना के बॉर्डर देखे जाएं तो हम इस तरीके से देखते हैं, भारत चाइना से लगभग 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जो कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है? बेसिकली प्रेजेंट डे लद्दाख, पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोलते थे हम उसे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इस पूरे बॉर्डर को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। और अगर देखा जाए इस LAC को तो हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? वेस्टर्न सेक्टर, जो लद्दाख से बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखता है, जिसमें आपको अक्साई चीन रीजन आता हुआ दिखता है। सेंट्रल सेक्टर,
जो हिमाचल और उत्तराखंड के साथ शेयर करते हैं हम बॉर्डर, और लास्ट में ईस्टर्न सेक्टर जिसमें हम सिक्किम और अरुणाचल को मानते हैं। इस अरुणाचल वाले रीजन को में एलएसी को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। 1914 में 1914 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये लाइन डिसाइड की गई थी, मैकमोहन लाइन, जिसे चाइना डिस्कार्ड करता है। उस एग्रीमेंट को बोलता है कि नीदर इट वाज डन बाय इंडिया नॉर बाय चाइना, इट वाज डन बाय तिब्बत एंड द ब्रिटिशर्स। तो कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार नहीं है। इसमें एक वाटरशेड प्रिंसिपल भी यूज किया गया था जिसको पूरी तरीके से सही से इंप्लाई नहीं किया गया। जो भी एक कांटा बना हुआ है बिटवीन बोथ द कंट्रीज व्हाइल रिजॉल्विंग दीज मैटर्स ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं एलएसी को। वेस्टर्न सेक्टर बॉर्डरिंग विद लद्दाख, सेंट्रल सेक्टर बॉर्डरिंग विद हिमाचल एंड उत्तराखंड, एंड ईस्टर्न सेक्टर बॉर्डरिंग विद अरुणाचल एंड सिक्किम। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि सिक्किम में अभी डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? चाइना ने कंडीशन लगाई कि अगर आप वन चाइना पॉलिसी क्लेम करते हो, वन चाइना पॉलिसी मतलब ताइवान, चाइना, हांगकांग, तिब्बत, इन सबको एक चाइना का ही हिस्सा मानते हो, जिसे हम वन चाइना पॉलिसी बोल रहे हैं, तो हम सिक्किम के ऊपर से अपना क्लेम खत्म कर देंगे। हमने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया और सिक्किम आज की डेट में किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट का मैटर नहीं है, लेकिन अरुणाचल है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पीक है इसे दलाई लामा के नाम पर क्यों रखा गया है, 6th दलाई लामा के नाम पर क्यों रखा गया है? देखो, सबसे पहले हम कोशिश करना चाहते थे कि हम ट्रिब्यूट देना चाहते थे उनकी टाइमलेस विजडम को, उनके कंट्रीब्यूशन को, जो उन्होंने मोनपा कम्युनिटी के लिए किया है। अब ये मोनपा कम्युनिटी क्या है? मोनपा कम्युनिटी अकेली ऐसी कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर जिसे आप नोमैडिक बोल सकते हो। नोमैडिक कुछ इस तरीके की दिखते हैं। नोमैडिक मतलब भेड़ बकरियों वाले के साथ जो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, जो सेटल्ड लाइफ नहीं जीते। अब इस मोनपा कम्युनिटी से 6th दलाई लामा का क्या लेना देना था? बेसिकली मोनपा कम्युनिटी की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी 6th दलाई लामा की मम्मी जी, जो उनकी माता जी थी, वो मोनपा कम्युनिटी से ही बिलोंग करती थी। इसलिए उन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ मोनपा कम्युनिटी, और उनके इसी कंट्रीब्यूशन को दर्शाने के लिए हमने इस अरुणाचल के पीक को 6th दलाई लामा के नाम पर नेम किया है। आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए, चाइना जो टेरिटोरियल क्लेम कर रहा है उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता है, सदर्न तिब्बत बोलता है। उन्होंने इसका नाम ज़ेंगनांग रख रखा है। 2017 से वो कंटिन्यूअसली इस पे अपना टेरिटोरियल क्लेम करते जा रहे हैं। इंडिया कंटिन्यूअसली डिस्कार्ड करता जा रहा है। इंडिया का कहना है कि अगर आप कोई भी नेम दे दो, रिसेंटली आपने सुना 11 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम चेंज कर दिया चाइना ने, एक नया मैप निकाला, उसमें अरुणाचल के एरिया को अपने यहां दिखा दिया, तिब्बत का नाम मतलब बेसिकली अरुणाचल का नाम बदल के आप ज़ेंगनांग बोल रहे हो। तो भारत का यह कहना है कि आप कितने भी नाम बदल लो, रियलिटी उससे चेंज नहीं होगी। सच्चाई केवल नाम बदलने से नहीं बदली जा सकती, और अरुणाचल भारत का एक इंटीग्रल हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसे भारत से अलग नहीं किया जा सकता। इंडिया का स्टैंड क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखते हैं इस चीज को, तो ये अक्साई चीन वाला रीजन देखने को मिल रहा है जिसे 1962 वॉर में चाइना ने क्लेम कर लिया था। ये जो येलो पोर्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर आल्सो द पोर्शंस ऑफ टसल्स। ऑल्दो सेंट्रल सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा टसल देखने को नहीं मिलती है, लेकिन मेजर टसल हमारी या एक तो एलएसी रीजन में है जो ईस्टर्न सेक्टर में है, लद्दाख सेक्टर में, और दूसरी हमारी अरुणाचल सेक्टर में है। ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा रीजन अरुणाचल प्रदेश का जो येलो शेडेड आपको रीजन देखने को मिल रहा है, चाइना कंप्लीटली क्लेम करता है कि इतना बड़ा अरुणाचल प्रदेश पूरी तरीके से चाइना का हिस्सा है। और ये क्लेम जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो था अरुणाचल का, जिसे हम तवांग रीजन बोलते हैं, चाइना का क्लेम केवल उस पे था। आज की डेट में उसने पूरे अरुणाचल को क्लेम करना शुरू कर दिया है। तो दिक्कतें कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। प्रॉब्लम डी एस्केलेट नहीं हो रही है, एस्केलेट हो रही हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सूझबूझ से काम लेना भी जरूरी है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मिलिट्री रिलेशन, सिक्योरिटी रिलेशंस। चाइना के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस भी है चाइना की हमारे लिए भी, और चाइना की मतलब हमारी चाइना के लिए। तो कहीं ना कहीं समझदारी से काम लेना पड़ेगा हमें। अगर देखा जाए मेजर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं इंडिया और चाइना बॉर्डर के बीच में जो मेजर फ्रिक्शन का, मेजर टसल का रीजन बने हुए हैं। सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसे वो ज़ेंगनांग बोलते हैं, सदर्न तिब्बत बोलते हैं। वहां के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बदले जा रहे हैं अपनी मर्जी से, और खुद करके खुश भी हैं वो इस बात में कि देखो देखो जी हमने नाम बदल दिया, ये हमारा क्लेम, मतलब जिससे अपने क्लेम को वो असर्ट कर सके। भारत का मानना है कल को हम अरुणाचल प्रदेश का नाम आसाम रख देते हैं, तो फिर आसाम का हिस्सा बन जाएगा। अगर नाम बदलने से ही टेरिटोरियल क्लेम आपका असर्ट हो जाता है, तो ऐसी असर्टिव पॉलिसी तो भारत भी अपना सकता है। पर फिर प्रॉब्लम किसे होगी? चाइना को होगी। एक पीक का नाम रख देने से दलाई लामा के नाम पे उसकी सेंसिटिविटीज हर्ट हो जा रही हैं।
तो आप सोचो कि अगर हमने भी रीनेम करना शुरू कर दिया तिब्बत में रीजन्स को या अक्साई चीन में रीजन्स को, तो उसको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक टू वे स्ट्रीट है। चाइना को यह बात समझने की जरूरत है कि ये सिंगल पर्सपेक्टिव से रन नहीं कर सकते। इंडिया जैसी एक ह्यूज इकोनॉमी को, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को, एक मेजर जियोपॉलिटिकल प्लेयर को वो इस तरीके से दबाने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि ये 1962 का भारत नहीं है। वी हैव आवर जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस, वी हैव आवर मिलिट्री कैपेबिलिटीज। अपनी गलतियों से हम सीखे हैं और उन गलतियों, अब कोई हमसे कोई अगर असर्टिव तरीके से बात करने की कोशिश करेगा तो वी आर नॉट फंक्शनिंग ऑन डिफेंसिव पॉलिसीज, वी आर ऑफेंसिव डिफेंसिव। समझ पा रहे हो? अब 1962 वाला समय नहीं है, तो चाइना को भी यह बात भूल जानी चाहिए। पर हमें भी यह बात याद रखनी चाहिए कि टसल से किसी का फायदा नहीं है, वॉर से किसी का फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चैनल से ही हमें इस इशू को रिजॉल्व करने की जरूरत है। दूसरा हमें देखने को मिल रहा है देपसांग प्लेन्स। देपसांग प्लेन्स आपको ये ईस्टर्न लद्दाख में, नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख में आपको इस रीजन में देखने को मिलता है। 2012-13 में जापान ने, चाइना ने यहां भी इंट्रूजन किया था। देपसांग वैली इंसिडेंट, 2013 इंसिडेंट, जब लगभग 5 किलोमीटर अंदर तक चाइना की सेना घुस आई थी। नेक्स्ट इज डेमचौक, दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन द ईस्टर्न लद्दाख, बिल्कुल एलएसी के ऊपर। पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग सो लेक में आपको फिंगर्स के इशू देखने को मिलते हैं। जनरली हम नदन पेंगोंग सो लेक में इशू चल रहा है, सदर्न पेंगोंग सो लेक में इशू चल रहा है, जो आपको मैप में यहां देखने को मिल रहा है। एंड द लास्ट वन इज गोग्रांड हॉट स्प्रिंग्स, जो आपको गोग्रांड हॉट स्प्रिंग रीजन, दिस इज एक्चुअली एट द बॉर्डर ऑफ एलएसी, बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है। और इन गोग्रा हॉट स्प्रिंग, गोग्रांड हॉट स्प्रिंग्स पे भी आपको काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिले थे, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गलवान, राइट। तो हमारे पास कौन कौन से इश्यूज हैं जो मेजर टसल्स का कारण बने हुए हैं, कौन कौन से एरियाज हैं? अरुणाचल प्रदेश, देपसांग प्लेन्स, देमचौक, पेंगोंग सो, गोग्रांड हॉट स्प्रिंग्स। ये नीचे वाले 4 सारे लद्दाख के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत को इसके साथ कैसे डील करना चाहिए? देखो, भारत को समझने की जरूरत है, आज की डेट में हम एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में जी रहे हैं। केवल इंसान मिलिट्री रिलेशंस नहीं रखता, केवल इंसान इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं रखता, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस भी हैं कंट्रीज के बीच में, इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं कंट्रीज के बीच में, सिक्योरिटी रिलेशंस भी हैं कंट्रीज के बीच में, इंटेलिजेंस रिलेशंस भी हैं कंट्री के बीच में। बहुत सारे मल्टीलेटरल पैनल्स पे आप टेबल भी शेयर करते हो, प्लेटफॉर्म भी शेयर करते हो। हमें समझने की जरूरत है कि ऑनेस्ट डिस्कशंस होने चाहिए, दोनों के इंटरेस्ट को सेंटर में रखा जाना चाहिए और विन विन सिचुएशन पे पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए, जो भारत कर भी रहा है। सेंसिटिव इशू है चाइना के साथ, रीजन बीइंग दोनों राइज कर रहे हैं, दोनों को अपना इंफ्लुएंस बढ़ाना है, दोनों को रीजनल हेजेमनी और ग्लोबल हेजेमनी बनना है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो कन्फ्लिक्ट करेंगे ही करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन डिस्कशंस मस्ट बी ऑनेस्ट। एकदम सामने टेबल पे बैठ के आपको इजीली, आसान भाषा में चीजें समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से डिसएंगेजमेंट दोनों के लिए, फायदे के लिए काम करेगा। किसी भी, हमारा एंगेजमेंट बोलते हैं ना कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मौज ना ले जाए, तो हमको 2 बंदर नहीं बनना चाहते जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड मजे ले हमारे। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमारा आपस की लड़ाई किसी और का फायदा ना बन जाए। दूसरा, हमें एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है जिस सॉल्यूशन के अंदर हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक दूसरे की अखंडता की भी इज्जत कर सकें, एक दूसरे की इंटीग्रिटी की भी इज्जत कर सकें। लास्ट, इंडिया को यह समझना पड़ेगा कि इस डिस्प्यूट के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस दिखाना है, किसके बीच में? डिप्लोमेसी के बीच में, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बीच में, अपनी टेरिटोरियल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के बीच में। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि डायलॉग्स कंटिन्यूअसली रन होते रहने चाहिए, डायलॉग्स कंटिन्यूअसली करते रहने चाहिए हमें चाइना के साथ, जिससे पीस और स्टेबिलिटी बनी रह सके रीजन में। फॉर एग्जांपल, ये जो गलवान कॉन्फ्लिक्ट का आप सुनते हैं, जो 2020 में गलवान कॉन्फ्लिक्ट हुई, तो उस टाइम पे हम एक दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में रोड कंस्ट्रक्ट करने का मतलब है कि हमारा ट्रूप मोबिलाइजेशन उस रीजन में बेटर हो सके। हमारी गलती यह है कि 1962 में वॉर हारने के बाद भी काफी हद तक हमने वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया ही नहीं, जबकि हमें पता है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज वाज द मेजर रीजन ऑफ आवर 1962 लॉस। उस गलती को सही करने का समय आ चुका है, और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्लेम भी उस रीजन के ऊपर इंप्रूव होता है, जो चीज चाइना को पसंद नहीं आती। तो ये सारे जो चैनल्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमें डायलॉग कंटिन्यू करने चाहिए, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, एक विन विन सिचुएशन पर पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज, इंडिया और चाइना साथ में पैरेलल राइज कर रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, इंटरनेशनल पॉलिसीज को लेके, हमारे स्टैंड्स को लेके, हम कौन सी साइड खड़े हैं उसको लेके। तो कहीं ना कहीं
हमें इस कंपटीशन और कोऑपरेशन को बैलेंस करने की जरूरत है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस लगभग $136 बिलियन, $136 बिलियन बायलेटरल ट्रेड है इंडिया और चाइना का, जिसमें से मेजोरिटी हमारा कैसे जाता है, हम मेजोरिटी इंपोर्ट डिपेंडेंट है। मतलब 90% अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो 10% हम एक्सपोर्ट करें, तो इंपोर्ट डिपेंडेंस इंडिया की चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो यह बात भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि चाइना हमारी इकोनॉमी के लिए अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम उसके लिए इन्वेस्टमेंट, जितनी कंजम्पशन कैपेसिटी है भारत की, तो भारत को आज की डेट में इकोनॉमिकली कोई इग्नोर नहीं कर सकता। उनके लिए भी एक मेजर मार्केट की तरह देखते हैं चाइना है भारत को, और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं हमें कोऑपरेशन और कंपटीशन को बैलेंस करने की जरूरत है, और अगेन मैं वापस बोलूंगा, विन विन सिचुएशन पर पहुंचने की जरूरत है। इस सारी इंफॉर्मेशन को लेके आपको एक आंसर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो सवाल आपके सामने है, डिस्पाइट द डिफरेंसेस एट वेरियस लेवल्स, इंडिया चाइना रिलेशंस आर क्रिटिकल टू रियलाइज एशियन सेंचुरी। 21st सेंचुरी इज एशियन सेंचुरी। डिफरेंसेस भी बहुत हैं, लेकिन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन भी बहुत हैं। मे बी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल टेररिज्म, सप्लाई चेंज, अदर देन दैट इंटेलिजेंस शेयरिंग। ऐसे बहुत सारे मैटर्स आपको देखने को मिलेंगे जहां चाइना और इंडिया शेयर करते हैं। यूएन रिफॉर्म्स, स्पेसिफिकली द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो आपको मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, रियलिटी चेंज हो चुकी है, इंडिया और चाइना राइज कर चुके हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखता है। तो उसमें भी दोनों साथ आपको खड़े दिखते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और कंफ्लिक्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।